भारतीय जनता पार्टी है वो सिर्फ धर्म और जाति और इन सब की राजनीति करती है, मंदिर और मस्जिद की राजनीति करती है। के लोकसभा स्पीकर को उनके खिलाफ तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करनी चाहिए। अमित शाह जी ने बिल्कुल गलत बोला है, एकदम उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और अगर वो संविधान ना होता तो आज ये सब कुछ इस तरीके से नहीं होता। इन्होंने बहुत सोची समझी रणनीति के तहत बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में ये अपमानजनक बयान दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM में आपके साथ नफीसा खान। राजनीति का केंद्र बन चुका है संविधान और बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान। इसी को लेकर सियासत भारी है। विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष को घेरता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वही सत्ता पक्ष ये कहता दिखता है कि संविधान सर्वोपरि, यानी कि संविधान से बढ़कर कुछ नहीं है। लेकिन इसी बीच जनता से लेकर विपक्ष के बीच में भी ये चर्चाएं तेज हैं कि आखिरकार संविधान बदलने की मंशा क्या सरकार के भीतर देखने और सुनने को मिल रही है। इसी को लेकर चर्चा करते हैं, क्योंकि अब संविधान और बाबा साहेब का अपमान को लेकर जनता के बीच आक्रोश बढ़ता जा रहा है। लेकिन इसमें कानून क्या कुछ कहता है, इसी को लेकर चर्चा करते हैं। मेरे साथ एडवोकेट जी जुड़ चुके हैं, जिनके हाथ में दिख रहा होगा बाबा साहेब का अपमान करने के लिए बीजेपी माफी मांगे, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने जो बयान दिया उसके बाद गुस्सा लोगों के भीतर है। शुरुआत आप ही से करती हूँ मैम, क्या कुछ कहेंगी? संसद लोकतंत्र के मंदिर के अंदर खड़े होकर बाबा साहेब जिन्होंने संविधान को रूपरेखा दी बनाया, उनका ये अपमान कैसे देखते हैं आप? देखिए, अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं और वो पूरे देश के और सबके, वो किसी एक समाज और एक धर्म के नहीं है। बट जो भारतीय जनता पार्टी है वो सिर्फ धर्म और जाति और इन सब की राजनीति करती है, मंदिर और मस्जिद की राजनीति करती है। जिस तरीके से उन्होंने बाबा साहब का नाम अंदर लिया है, उस तरीके से तो एक बच्चा अपने बड़ों का भी नाम नहीं लेता है। वो कहते हैं कि आप जाके भगवान का नाम लो, मंदिर में जाओ तो आपको स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग मोक्ष हर इंसान को पता है। संविधान इसलिए नहीं बना है कि वहाँ पे आप लोगों को ये जाके कहें अंदर से कि भाई जाके आप मंदिर में जाके पूजा कीजिए। अमित शाह जी ने बिल्कुल गलत बोला है, एकदम उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और जो भी उन्होंने बोला है उस चीज़ के लिए देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। पूरा देश उनसे नाराज़ है और ये देश, बाबा साहब भी बहुत लोगों के भगवान है। जो बहुत लोग हैं वो उनको भगवान मानते हैं। हम भी आज जो आपको इतनी आज़ादी मिली है, हमें जितनी आज़ादी मिली है, ये देश जितना जैसे आज़ादी से चल रहा है, ये सब बाबा साहब की देन है। अगर वो संविधान ना होता तो आज ये सब कुछ इस तरीके से नहीं होता। फिर उनको आप, भगवान तो वही है ना जिसने हमें जीना सिखाया। जो हमें हमारे घर में हमारी माँ को भगवान माना जाता है क्योंकि हमारी माँ सब कुछ सिखाती है, तो उन्होंने पूरे देश को सब कुछ सिखाया। तो इस तरीके से वो जो उन्होंने बोला है वो बिल्कुल गलत बोला है और इस चीज़ के लिए उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। देखिए, आप कानून के जानकार हैं और बाबा साहेब ने तो कानून बनाए हैं हर एक चीज़ के लिए लेकर। अधिकार के लिए सबसे ज़्यादा बाबा साहेब ने लड़ाई लड़ी। बीजेपी सरकार, जिनको कानून के तहत सरकार चलानी चाहिए, संविधान को लेकर आगे कार्यकाल अपना बढ़ाना चाहिए, उनका ये बयान कितना गंभीर माना जाए? क्या ये अपमान कानून का भी है और बाबा साहेब के साथ साथ क्या ये लोकतंत्र का भी अपमान है? बिल्कुल, ये बाबा साहब का अपमान है, ये कानून का, ये पूरे देश का अपमान है। ये एक आदमी का अपमान नहीं है। जब वो बाबा साहब का अपमान संसद में कर सकते हैं तो फिर आप इसे से समझ लो संविधान का अपमान कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। उनके लिए कोई भी नहीं है, उनके लिए कोई अच्छा नहीं है। वो हर आदमी को का अपमान कर सकते हैं और किसी का भी अपमान कर सकते हैं। उनको बस सिर्फ जो है मंदिर मस्जिद, सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाना है। तो लोग बेवकूफ़ कितने टाइम तक बनेंगे? थोड़े टाइम तक बेवकूफ़ बनेंगे। एक टाइम आएगा, आप देखेंगे जनता उनको पूरी जवाब देगी। और अभी इलेक्शन है, अभी जनता उनको जवाब देगी। क्या अम्बेडकर नाम से चिढ़ती है बीजेपी? बिल्कुल चिढ़ती है। अम्बेडकर नाम से क्या चिढ़ती है? पूरे दलित समाज, सारे नीचे जो भी पिछड़े हुए लोग हैं, पिछड़ी जाति है, सबसे बीजेपी चिढ़ती है। और मुझे तो लगता है कि बीजेपी सबसे चिढ़ती है। उसको कोई मतलब नहीं है, उसको अपनी सत्ता से मतलब है। बस उसको सत्ता चाहिए, एनी हाउ किसी तरीके से उसको अपनी सत्ता चाहिए। सर, आप क्या कुछ कहेंगे? संविधान और संविधान निर्माता, इन्हीं चीज़ों को लेकर अब सियासत देखने को मिल रही है। देखिए, देश के गृह मंत्री का ये बयान और उसके बाद ट्वीट के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री को उसका समर्थन, ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का और भारतीय जनता पार्टी का चेहरा उजागर हुआ है। कि भारतीय जनता पार्टी जो बार बार ये कह रही थी कि संविधान को हम नहीं छेड़ेंगे, संविधान खतरे में नहीं है, संविधान देश का खतरे में है, इसीलिए इन्होंने बहुत सोची समझी रणनीति के तहत
बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में ये अपमानजनक बयान दिया है। अब तो देश की जनता इतने गुस्से में और रोष में है, और भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को भी मैं ये कहना चाहता हूँ, उनको भी अब ये तय करना पड़ेगा कि अगर वो बाबा साहब अम्बेडकर के साथ है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं हो सकते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है, उनके शीर्ष नेतृत्व ने अपमानजनक बयान देकर उसके बाद प्रधानमंत्री का उस पर आशीर्वाद मिल गया। तो अब ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अगर वो अम्बेडकर साहब के साथ हैं तो उनको भारतीय जनता पार्टी तुरंत प्रभाव से उस सोच को छोड़ देना चाहिए। देश संविधान से चलेगा। देश में बाबा साहब अम्बेडकर का जो कंट्रीब्यूशन है उसमें बिल्कुल मेरी सहयोगी ने बिल्कुल सही कहा कि वो पूरी तरीके से एक तबके के तो भगवान भी माने जाते हैं। भगवान क्या है? भगवान आप सबको आशीर्वाद देके, शेल्टर देके आप सबको जीने का हक देता है। स्वर्ग का मतलब ये है कि सबको जीने का हक मिले, और संविधान के माध्यम से बाबा साहब अम्बेडकर ने देश की जनता को वो हक दिया है। एक गरीब को, महिला को, जो भी दबा कुचला वर्ग था उसको अगर ऊपर उठने का अधिकार किसी ने दिया है तो वो संविधान के माध्यम से मिला है। और संविधान कानून क्या कुछ कहता है सर? ऐसे में जिस तरीके से बाबा साहेब का अपमान किया गया, कानूनी कार्यवाही कुछ बनती है इस पर? देखिए, संसद के अंदर दिए हुए बयान का, क्योंकि संसद में संसद का एक अलग तरह का प्रोटेक्शन होता है, उसमें देश के लोकसभा स्पीकर को उनके खिलाफ तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि देश का कानून संसद से बाहर अलग है और संसद के अंदर अलग है। तो मैं मानता हूं कि लोकसभा स्पीकर को तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि वो प्रधानमंत्री के शेल्टर के बाद मेरे को कोई उम्मीद नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी से समर्थित जितने भी लोग हैं वो इसके बारे में कोई बयान देंगे। मोदी जी बचाव में आ जाते हैं। जी, मोदी जी के बचाव में आने के बाद तो सबको सांप सूंघ जाएगा, कोई बयान नहीं देगा, लेकिन देश की जनता के सामने इसका न्याय होगा। हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर के फॉलोअर हैं। अरविंद केजरीवाल जी कट्टर समर्थक हैं। हमारी पार्टी का तो संविधान दिवस पे ही जन्म हुआ था, तो आज अरविंद केजरीवाल जी ने घोषणा की है कि हम इसका घोर विरोध करेंगे और गली गली और घर घर जाके दिल्ली के आने वाले चुनाव। विपक्ष ये आरोप लगाता है कि संविधान बदलने की मंशा बीजेपी रखती है। हालांकि बीजेपी कह रही है कि संविधान सर्वोपरि है। पीएम मोदी माथे पर संविधान की किताब को लगाते हैं, तो फिर ये आरोप लगाना कितना सही आप मानते हैं? नहीं, देखिए, इस बयान से बिल्कुल स्पष्ट होता है, अगर वो बयान कहीं ना कहीं स्लिप ऑफ टंग था तो इमीडिएटली माफ़ी मांगी जा सकती थी। माफ़ी मांगने से कोई आदमी छोटा नहीं होता है, लेकिन उस बयान के बाद देश के प्रधानमंत्री का समर्थन आना, ये उनकी एक नीति और रणनीति का हिस्सा है। और इससे स्पष्ट हो जाता है कि वो देश में ना किसी बाबा साहब अम्बेडकर में उनकी आस्था है, ना देश के संविधान में उनकी आस्था है। उनको सत्ता चाहिए, हिंदू मुसलमान को लड़ा के, जाति जातियों को लड़ा के, किसी भी हालत में। ना उन्होंने कभी स्कूल पे काम किया, ना उन्होंने कभी अच्छे स्वास्थ्य पे काम किया, ना उन्होंने कभी सुरक्षा पे काम किया। दिल्ली को, जिसकी जिम्मेवारी सीधी सीधी अमित शाह जी पे है, दिल्ली को क्राइम सिटी बना के रख दिया। पिछले 6 महीने साल भर के अगर आप क्राइम रेट देखें तो क्राइम रेट कई गुना बढ़ गया है। तो क्या मनुस्मृति लागू करने की कोशिश हो रही है? पूरी तरीके से ये इनडायरेक्ट रूप में ये बयान देकर देश में देखना चाहते हैं कि लोगों में कितना रोष या लोगों को कैसे कंट्रोल किया जाए। मनुस्मृति की सोच को ये आगे बढ़ाने की पहल है। तो क्या एक तरीके का प्रयोग किया गया है? बिल्कुल प्रयोग किया गया है। अगर ये स्लिप ऑफ टंग होती तो इस पे माफ़ी मांगी जाती या इसको डिलीट किया जाता। देश के प्रधानमंत्री का खुल के समर्थन आने का मतलब ये है कि ये पूरी तरीके से एक कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है। लेकिन अमित शाह जी तो बताते हैं ना अपने बयान में कि संविधान को बदलने का प्रावधान भी संविधान के अंदर ही है, तो फिर इतना शोरगुल्ला क्यों? ये कितने प्रावधानों को मानते हैं? देश की जितनी भी इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनको देश के सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार टिप्पणियां की हैं। ईडी, सीबीआई, बाकी एजेंसीज का जिस तरीके से मिसयूज कर रहे हैं, ये कानून में इनका भरोसा नहीं है। जो भी करप्ट लोग जो इन्होंने आरोप लगाए थे, जो इनकी पार्टी में आगे उनके केसेस विड्रॉ हो जाते हैं, किस कानून में प्रावधान है? कहीं कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन जिनके खिलाफ कोई रिकवरी नहीं होती है, झूठे केस बनाए जाते हैं, उनको जेल भेजा जाता है। क्यों भेजा जाता है? क्योंकि वो टूट के उनकी पार्टी में नहीं जाते हैं। तो इनका ना कानून में भरोसा है, ना देश के संविधान में भरोसा है। ये सत्ता के नशे में चूर हो चुके हैं और सत्ता के नशे में इस लेवल पे चूर हैं कि इसीलिए इन्होंने ये अहंकारी बयान दिया है। संविधान को लेकर बहस छिड़ी रही है, लेकिन उसी बीच वन नेशन वन इलेक्शन कानून क्या कहता है सर? ये कितना संभव है एक देश के अंदर एक साथ चुनाव कराना? देखिए, सबसे पहले तो वन नेशन वन इलेक्शन के हम घोर विरोधी हैं। देश के नेता जब जनता के बीच में वोट मांगने के लिए आते हैं तो
तो वो झुक के आते हैं। जीतने के बाद वो अलग भाषा और अलग तरह की उनकी चाल बन जाती है। तो देश में अगर 5 साल में एक बार चुनाव होगा तो आप ये मान के चलें 4.5 साल देश का नेता आम जनता की कहीं कोई सुनवाई नहीं होगी। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट वन नेशन वन इलेक्शन नहीं है, इस देश के लिए वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन इलाज, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस देश को अगर वर्ल्ड का नंबर 1 बनाना है तो इस देश के आम नागरिक को, आम गरीब के बच्चे को शिक्षा की गारंटी देनी पड़ेगी, सस्ती शिक्षा की गारंटी देनी पड़ेगी। सरकार की डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस पर काम करना चाहिए। वन नेशन वन एजुकेशन। कानून के हिसाब से मैं समझूं तो वन नेशन वन इलेक्शन से देश को ज्यादा फायदा है या फिर सरकार को ज्यादा फायदा? बिल्कुल सरकार को फायदा है। सरकार को इसलिए फायदा है कि आप 4.5 साल अपनी मनमानी, जिस तरीके से आपने देखा देश के अंदर जिस तरीके से नोटबंदी कर दी गई, उसका आज तक ये नहीं पता उस नोटबंदी का फायदा क्या हुआ। आपको ध्यान होगा, आपने कहा था इकोनॉमी पे बड़ा असर पड़ेगा। कौन सी इकोनॉमी पे? रोजगार पे बड़ा फर्क पड़ेगा। बेरोजगारी कहाँ पे पहुँच गई है? देश का हैप्पी इंडेक्स कहाँ पहुँच गया है? देश में हंगर इंडेक्स कहाँ पहुँच गया है? आज वर्ल्ड के अंदर हमारी देश की स्थिति, क्योंकि ये डेटा से छेड़खानी करते हैं। अदरवाइज जिस तरीके से ये डाइवर्ट करते हैं हिंदू मुसलमान, इन चीज़ों को इसलिए करते हैं क्योंकि ज़मीनी कोई काम इन्होंने 11 साल में नहीं किया है। जिस तरीके से हम यूपी के अंदर देख रहे हैं लगातार मंदिर मस्जिद पर सियासत जारी है, तो क्या संविधान को नहीं मानती डबल इंजन सरकार और सुप्रीम कोर्ट के आदेश निर्देश कोई मायने नहीं रखते उनके लिए? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने बार बार टिप्पणियां और बार बार ऑर्डर और जजमेंट आने के बावजूद भी इस पे अगर नेता भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस पे टिप्पणियां कर रही है तो इससे स्पष्ट है कि वो देश के सर्वोच्च न्यायालय पे उनका कोई आदर सम्मान नहीं है। उन फैसलों पे जो देश के सर्वोच्च न्यायालय ने दिए हैं उन पे उनका कोई आस्था नहीं है। इसीलिए उनको एक मतलब है, किसी भी तरीके से बाई हुक और बाई क्रुक हमने राज में रहना है, अपने विरोधियों को क्रश करना है, अपने विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई करनी है, इलीगल कार्रवाई करनी है। और देश के सर्वोच्च न्यायालय का अगर ये सम्मान करते हैं तो इस तरह की टिप्पणियां जो उस फैसले के बाद आई है ये नहीं आनी चाहिए। ठीक है, आपकी मांग क्या है? इसको लेकर अपमान हो गया है, आप ये लोग कह रहे हैं, मांग क्या है अब? देखिए, मेरी मांग से कुछ नहीं होगा। पूरी देश की जनता से उनको एक तो माफ़ी मांगनी चाहिए, और जनता अभी इलेक्शन है, जनता अभी बताएगी उनको। उस माफ़ी से भी उनका कुछ नहीं होना है। वो अब आप किसी को गाली दे दो और माफ़ी मांग लो, उससे कुछ नहीं होता। अपमान करना महंगा पड़ेगा। यस, उनको महंगा पड़ेगा और 100% पड़ेगा। आप लोग देखेंगे, हम लोग देखेंगे, महंगा पड़ेगा उनको। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। वकील मेरे साथ थे जिन सब समझ रहे थे वन नेशन वन इलेक्शन के साथ साथ संविधान को लेकर जिस तरीके की बयानबाजी चल रही है उसको लेकर उनकी राय क्या है, कानून क्या कुछ कहता है, और आने वाले समय में क्या ये एक बड़ा मुद्दा बनेगा और बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत भी खड़ी करेगा। आपकी राय क्या साझा कीजिएगा। फिलहाल दीजिए।